हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश शंकी। बच्चों, जो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर सीटी 02 का पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 39 आपको गिवन है। रिएक्शन गिवन है A+2B से 4C बन रहा है। बताया गया है कि रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब आपको बोला है इफ B इज मिक्स्ड इन अ सैंपल ऑफ A एंड द अबव रिएक्शन अकर देन ड्यूरिंग रिएक्शन। चार ऑप्शन गिवन है, कौन सा वाला करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा वो आपको बताना है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस, सेकंड total mass increases, third total mass decreases and fourth total mass remains same। यस देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जब भी रिएक्शन होती है तो मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जब आपने ए के अंदर बी मिलाया तो इन दोनों का जितना टोटल मास होगा उतना ही मास यहाँ पर सी का भी प्रोड्यूस होने वाला है। मास तो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। तो इन्होंने जो बोला है टोटल मास डिक्रीजेस, वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे मास क्या रहेगा, कंजर्व। तो इनिशियल जो मास था वही फाइनल मास रहना है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेकंड हम बात करें, जब ए के अंदर 2 मोल ऑफ बी मिला है तो टोटल मोल्स कितने हुए, यहाँ पे 3। जब ये 3 मोल रिएक्ट हो जाएंगे तो कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे 4 मोल ऑफ सी। यानी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मोल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बी ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन की बात करें, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस। यस, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2, राइट। अब अगर हम मोलर मास की बात करें, मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, राइट। टोटल मास तो इधर का टोटल मास देखें, इधर का टोटल मास देखें, वो तो सेम रहेगा। बट क्या दोनों तरफ टोटल मोल सिमिलर हैं, क्या नहीं है। जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर टोटल मोल्स इंक्रीज हो जाएगा तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिक्रीज हो गया तो वेपर डेंसिटी भी मिक्सचर की क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपको, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। टोटल मास इंक्रीजेस, सॉरी टोटल मास इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन टोटल मास रिमेन सेम, डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्लियर कट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोला गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ द गैस आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट बोला है लार्जर द टीसी अपॉन पीसी वैल्यू ऑफ ए गैस लार्जर वुड बी द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, बी, जो कितना होता है 4 × 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na। तो हम B की बात करते हैं। इन्होंने बोला लार्जर TC अपॉन PC, तो हम यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। TC क्या होता है 8A अपॉन 27, क्या होगा TC अपॉन PC 8A अपॉन 27 RB अपॉन यहाँ पर PC क्या होता है अपॉन 27 B स्क्वायर। तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर ऊपर 8B अपॉन R, यही बचने वाला है, राइट। तो TC अपॉन PC जितना ज्यादा होगा B का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने बोला है लार्जर है TC अपॉन PC, TC अपॉन PC जितना ज्यादा होगा वो B के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेरी हो रहा होगा। तो B ज्यादा, तो TC और PC का रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा। तो B किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। तो इन्होंने बोला ये रेशियो ज्यादा हुआ तो B का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट, राइट। सेकंड बोला है TC ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन इट्स TB, क्रिटिकल टेम्परेचर गैस टेम्परेचर से ज्यादा, ऐसा बोल रहे हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, राइट। बट बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैस का बिहेवियर रियल हो सकता है, रियल होता है। बट बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल के बीच में सफिशिएंट स्पेस डेवलप हो जाता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स खत्म हो जाते हैं, दोनों लगभग बराबर होते हैं। तो वहां पे कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होता है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, अच्छा वैसे भी फॉर्मूला बेस देख लें तो TC क्या होता है 8A अपॉन 27 RB और TB क्या होता है A अपॉन RB। तो TB का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे TC से ज्यादा होता है, राइट। तो उन्होंने बोला है TC ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन इट्स TB, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। थर्ड बोला है एट क्रिटिकल पॉइंट इन वॉन डबल कांस्टेंट, वॉन डबल गैस आइसोथर्म dP अपॉन dV, ये dP अपॉन dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, आपको बताया है कि जब आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जब हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे स्लोप ऑफ कर्व क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डीपी अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर टीसी पे बात की है तो हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, टीसी, राइट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप ऑफ
पीवी ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी आइसोथर्म कंडीशन, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए बात कर रहे हैं, तो स्लोप क्या होता है यहाँ पे, जीरो होता है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। और VC इक्वल टू 3A नहीं होता है, क्या होता है, 3B होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट, ए और सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 गिवन आपको ए बी की रिएक्शन से 3C बन रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपको बोला है 5 लीटर जेड वेसल कंटेन 4, 2 एंड 1 मोल ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, देन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो चार ऑप्शन गिवन है आपको, केसी की वैल्यू के बेसिस पे बताना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर बोला है कि फॉरवर्ड होगा इफ केसी 10⁻⁻3, बैकवर्ड होगा इफ केसी 5 × 10⁻3, फॉरवर्ड इफ केसी 5 × 10⁻3 एंड फॉरवर्ड इफ केसी 3 × 10⁻2, राइट। तो आपको बताया गया है कि आप डायरेक्शन बताते कैसे हैं, केसी को क्यूसी से कंपेयर करके। तो आपको पॉइंट बताया था इफ केसी इक्वल टू क्यूसी, तो ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा, राइट। तो और अगर केसी यहाँ पर क्यूसी से कम है, तो अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर केसी की वैल्यू क्यूसी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो इसका मीन्स अगर केसी का वैल्यू क्यूसी से कम है यानी क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, अगर क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है इसका मींस प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। और अगर क्यूसी का वैल्यू यहाँ पर केसी से कम है तो मींस रिएक्टेंट का अमाउंट इक्विलिब्रियम वाली अमाउंट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करते हुए इसको सोल्व करना है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करें, क्यूसी कैलकुलेट करें। क्यूसी कितना होगा, एक्टिव मास ऑफ सी क्यूब अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो सी का कितना होगा यहाँ पर 4, कितना है यहाँ पर ए बी सी के मोल्स गिवन है 1 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है 5 लीटर, तो 1/5 क्यूब अपॉन बी का कितना है यहाँ पर ए और बी का 4 and 2, तो 4/5 अपॉन 2/5, राइट। चेक कीजिए वैल्यू हमने सही पुट किया है क्या, सी के लिए 1 मोल था, बी के लिए 2 मोल था एंड ए के लिए 4 मोल था, राइट। तो यहाँ पे ये 5 क्यूब है, ये 5 स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/5 × 4 × 2, तो कितना होगा ये 1/40 हो रहा है क्या, यस बिल्कुल 1/40 हो रहा है। 1/40 मीन्स कितना, 1/4 कितना होता है 0.25 × 10⁻1, यही बचना है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ले लें कितना 2.5 × 10⁻2 मोल पर लीटर, तो ये क्यूसी की वैल्यू आपको मिली, ठीक है। अब फर्स्ट बोला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफ केसी इक्वल टू 10⁻3, तो फर्स्ट कंडीशन में केसी क्या है, अगर हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे केसी का वैल्यू क्या है 10⁻3, क्यूसी क्या है 2.5 × 10⁻2, कंपेयर कर सकते हैं किसका वैल्यू यहाँ पे बड़ा है, यस क्यूसी का वैल्यू बड़ा है। तो अगर क्यूसी का वैल्यू यहाँ पर केसी से बड़ा होगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन्होंने क्या बोला है फॉरवर्ड में, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे इन्होंने बोला है बी में बैकवर्ड इफ केसी इक्वल टू, केसी कितना है 5 × 10⁻3 और यहाँ पर क्यूसी कितना है 2.5 × 10⁻2, कंपेयर कर सकते हैं दोनों का वैल्यू, किसका वैल्यू बड़ा है, यस क्यूसी बड़ा है, तो केसी इज लेस देन क्यूसी। तो अगर क्यूसी का वैल्यू बड़ा होता है तो किधर जाता है, बैकवर्ड में। इन्होंने क्या बोला है बैकवर्ड में, तो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड बोला है फॉरवर्ड इफ केसी इज इक्वल टू 5 × 10⁻3, तो सी में केसी का वैल्यू 5 × 10⁻3 है, क्यूसी का वैल्यू कितना है 2.5 × 10⁻2, तो अभी भी यहाँ पे क्या है केसी लेस देन क्यूसी है। तो अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से ज्यादा होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड में। इन्होंने क्या बोला है फॉरवर्ड में, तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। एंड डी बोला है यहाँ पर केसी का वैल्यू 3 × 10⁻2 और क्यूसी क्या है 2.5 × 10⁻2, तो क्या दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं क्या, वहां पे 10⁻2 यहाँ भी 10⁻2, तो आगे वाली वैल्यू से कंपेयर करें तो केसी का वैल्यू क्या है यहाँ पर क्यूसी से ज्यादा, तो अगर केसी का वैल्यू क्यूसी से ज्यादा होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड में। इन्होंने क्या बोला है फॉरवर्ड में, तो ये बी और डी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। गिवन है अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर एट हैज कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ 80 ppm, पिकोमीटर में आपको पार्ट्स पर मिलियन में आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है ppm में। इफ ऑल कैल्शियम आयन आर रिप्लेस्ड बाय H+ आयन कीपिंग द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कीपिंग द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच एंड पीओएच आपको बताना है, 62 डिग्री पर केडब्ल्यू आपको गिवन है, राइट। अब कैसे करना है, जैसे देखिए आप क्या कर रहे हैं कैल्शियम आयन को रिप्लेस कर रहे हैं,
तो जितना कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन का है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको H+ के थ्रू रिप्लेस करना है, बट आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करके रखनी है, यानी जितना चार्ज आप रिप्लेस कर रहे हैं उतना ही चार्ज आपको वापस से सॉल्यूशन में डालना है। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है 2+, आप किसके थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं H+ के थ्रू। तो एक कैल्शियम को रिप्लेस करने के लिए कितने H+ की रिक्वायरमेंट होगी, 2 H+ की, बिकॉज एक कैल्शियम पे 2+ चार्ज है तो 2+ चार्ज किसके 2 H+ के थ्रू आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपको गिवन है पीपीएम में कंसंट्रेशन। तो हमें यहाँ पर जब पीएच निकालना होता है तो H+ की कंसंट्रेशन निकालनी होती है। तो H+ की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 80 ppm, इसका मीनिंग क्या होगा, 80 ग्राम Ca2+ इन 10⁻⁶ ग्राम वाटर, या इसको बोलते हैं या फिर 10⁻⁶ ml वाटर। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि हमें पता है हम पार्ट्स पर मिलियन कौन से सॉल्यूशन के लिए बताते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होते हैं, यानी जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही ट्रेस प्रेजेंट होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। तो वहां पे सॉल्यूशन का मास ऑलमोस्ट सॉल्वेंट के मास के बराबर ही है। सॉल्यूट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो सॉल्यूट का मास यहाँ पे नेग्लिजिबल है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या मिलता है आपको 1, तो जो मास होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। इसलिए आप इसको बोलिए 80 ग्राम कैल्शियम इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ वाटर, या 10⁻⁶ ml ऑफ वाटर, या ऐसा बोल दीजिए 10⁻⁶ ग्राम या 10⁻⁶ ml सॉल्यूशन, एक ही बात है, राइट। 10⁻⁶ ग्राम वाटर बोले या 10⁻⁶ ml सॉल्यूशन बोले, एक ही बात है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है 80 ग्राम कैल्शियम इतने ग्राम वाटर या इतने ml वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से मोलरिटी ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+ का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। Ca2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना है 80 ग्राम अपॉन मोलर मास कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40 इनटू वॉल्यूम कितना है 10⁻⁶ ml। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोलर, राइट। तो ये तो किसका कंसंट्रेशन है, कैल्शियम आयन का। अब हम क्या बोलेंगे 1 Ca2+ रिप्लेस्ड बाय 2 H+ आयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है ना, तो यहाँ पे इस पे 2+ है, तो 2+ के लिए एक कैल्शियम आयन को हटाएंगे तो कितने H+ रिक्वायर्ड होंगे 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन in solution in resulting solution will be 2 times of concentration of Ca2+, means Ca2+ का कितना है 2 × 10⁻³ तो ये कितना होगा 4 × 10⁻³ मोलर, राइट। तो ये आपको H+ का कंसंट्रेशन मिल गया। H+ का कंसंट्रेशन मिल गया तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 4 × 10⁻³ मींस क्या हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 4 नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ तो 3 को आगे ले आएंगे, 3 माइनस लॉग 4 तो लॉग 4 कितना होता है 0.6, तो 3 माइनस लॉग 4 कितना होगा 2.6। तो ये आपको pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट है। चलिए चेक कीजिए हम सही कर रहे हैं क्या, सॉरी 2.4, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 माइनस लॉग 4 कितना 0.6, तो कितना मिलेगा 2.4। तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ pH आपको कितना मिलेगा 2.4। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि pH प्लस POH किसके बराबर होता है pKw, राइट। यहाँ पे Kw कितना है 10⁻13 62 डिग्री पर, तो pKw कितना होगा 13, तो POH कितना होगा 13 माइनस pH कितना है 2.4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10.6 के इक्वल। तो pH 2.4 एंड POH 10.6, तो pH 2.4 एंड POH 10.6, तो फर्स्ट और सेकंड आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। गिवन आपको रिएक्शन गिवन है P+2Q से Kc, यहाँ पे R और S बन रहा है। Kc आपको गिवन है 10⁻12 और यहाँ पे T=0 पे P और Q का कंसंट्रेशन गिवन है 2 मोलर एंड 4 मोलर रेस्पेक्टिवली, और पूछा गया है आपको यहाँ पर कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ R कंसंट्रेशन ऑफ S कितना है, 2 मोलर इन्होंने दे रखा है। एट इक्विलिब्रियम P एंड Q का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम P का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम Q का कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे मेनली आपको
सभी का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो अभी तो यहाँ पे आप पहले सबसे पहला क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10⁻12 की रेंज में है। 10⁻12 की रेंज में होने का मींस बहुत ज्यादा होना। आपको पॉइंट बताया था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, अगर क्यू का वैल्यू केसी का वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा होता है तो रिएक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट डोमिनेंट। मींस रिएक्शन में ऑलमोस्ट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर 10⁻³ से कम होता है तो रिएक्टेंट डोमिनेंट होता है, प्रोडक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है। जो मेन अमाउंट होता है वो किसका होता है, रिएक्टेंट का ही होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ पे डोमिनेंट, मींस रिएक्टेंट ऑलमोस्ट क्या होंगे, नेग्लिजिबल, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन में यहाँ पे पी और क्यू किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, और जो गिवन अमाउंट है वो भी क्या है, 1:2 के रेशियो में ही है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन क्या होगी, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर होगी। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहाँ पर इनका अमाउंट क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो ये क्या होगा, नियर बाय यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा, नियर बाय, नॉट एग्जैक्ट 0, नियर बाय 0 यानी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। तो अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है तो ये किसमें, ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो रही है, तो ये प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो अगर ये 2 मोलर है तो ये भी कितना बनना चाहिए, 2 मोलर, और अगर ये 2 मोलर है तो ये भी कितना बनेगा, 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग 2 मोलर, राइट। ये 2 मोलर है तो ये अप्रोक्सीमेट कितना यूज में आएगा, इसका जस्ट डबल, इनिशियल अमाउंट भी डबल है और यूज में भी डबल ही आना है। तो हम क्या मान लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम अगर P का रिमेनिंग कंसंट्रेशन x मोलर है तो Q का क्या होगा, 2x मोलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करना है, और गिवन अमाउंट भी क्या होगा, 1:2 के रेशियो में ही बचेगा। मान लो इसमें से अगर 0.5 कम होता है, अगर इसमें से 0.5 कम होगा तो इसमें से कितना कम होगा, 1। क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर 2 में से 0.5 कम होगा तो 4 में से कितना कम होगा, 1, इसका डबल। तो ये 2 माइनस 0.5 कितना बचा, 1.5, 4 माइनस 1 कितना बचा, 3। तो अगर ये इस तरीके से रिएक्ट होता है तो रिमेनिंग क्या होगा, 1:2 के रेशियो में ही होगा ना। जो गिवन अमाउंट है उसी के अकॉर्डिंग रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर कंसिडर हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये 1 रिएक्ट होता है तो ये कितना रिएक्ट होगा, 2। तो अगर ये 1 रिएक्ट होता है तो बचा हुआ कितना होगा, 1, और ये बचा हुआ कितना होगा, 2। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इसका डबल ही रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट बच रही है, इसका x मोलर बच रहा है, तो इसका कितना बचेगा, 2x, राइट। क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ R और S कितना होगा, 2 मोलर। अब हम Kc के अकॉर्डिंग बात करें, Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ R, एक्टिव मास ऑफ S अपॉन एक्टिव मास ऑफ P एंड एक्टिव मास ऑफ Q स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, Kc कितना है, 10⁻12 इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन x इंटू 2x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10⁻12 इक्वल टू 4 अपॉन 4x क्यूब, x से क्यूब से क्यूब उड़ा दी, सॉरी 4 से 4 उड़ा दीजिएगा, x क्यूब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10⁻12। सो x कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे, 10⁻⁴ मोलर, राइट। तो x आपने किसके लिए कंसिडर किया था, p के लिए। तो p कितना होगा यहाँ पे, 10⁻⁴ मोलर, q कितना होगा यहाँ पर, 2x मीन 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर, और R कितना होगा, 2 मोलर, और S भी कितना होगा, 2 मोलर, राइट। अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। आपको बोला है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ P सॉरी R एंड S 2 मोलर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑलमोस्ट बोला है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम P एंड Q, P एंड Q कितना है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 10⁻⁴, 10⁻⁴ नहीं होगा, P का 10⁻⁴ और Q का 2 इंटू 10⁻⁴। एट इक्विलिब्रियम P का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ और Q का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁴। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, राइट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 52। मैच द कॉलम। आपको गिवन है यहाँ पे 2 कॉलम गिवन है, आपको मैचिंग करना है। K गिवन है, Kb गिवन है, K ऑफ एसिटिक एसिड, Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपको गिवन है, राइट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप मार्क्स इसमें ले सकते थे। फर्स्ट गिवन है यहाँ पे 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन आपको बताइए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जब बनेगा तो आपको बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आयंस आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Cl माइनस तो कहां से आ रहा होगा, HCl से। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा यहाँ पे, अमोनियम आयन का। तो NH4 प्लस का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, NH4OH प्लस
H प्लस, तो इस प्लस H प्लस की वजह से सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। फिर भी आप दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसके अकॉर्डिंग पीएच को थोड़ा सा वहां पे आइडिया लगा सकते हैं। तो पीएच किस रेंज में रहना चाहिए, इसका एसिडिक रेंज में। तो इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है, केटाइन का हाइड्रोलिसिस होने वाला है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ए में क्या ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पर पी ऑप्शन, यानी इसका पी पार्ट। और यहाँ पे केटाइन का हाइड्रोलिसिस होता है, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस एनाइन का होगा क्या, नहीं होगा। पीएच क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 7, तो लेस देन 7 ये वाला मैच करेगा, नहीं। लेस देन 7 में एस ऑप्शन, तो इसमें पी एंड एस आ जाएगा। यहाँ पे पीएच ग्रेटर देन 7 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए मैच नहीं होगा, ठीक है। तो केटाइनिक हाइड्रोलिसिस एंड पीएच लेस देन 7। अब इसमें क्या है, एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, तो इससे क्या बनने वाला है, ये किसका है, वीक एसिड प्लस वीक बेस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा, केटाइन का भी होगा, एसीटेट आयन का भी होगा और अमोनियम आयन का भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे मैचिंग के बेसिस पे बात करें तो कौन कौन मैच कर रहा होगा, पी मैच कर रहा होगा, क्यू यानी केटाइन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का हाइड्रोलिसिस भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका पीएच ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7 वो डिपेंड करता है यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है, वो के और केबी यानी पीके और पीकेबी के बेसिस पर डिसाइड होगा। तो के आपको गिवन है 1.8 into 10 to power -5, के भी आपको गिवन है 1.8 into 10 to power -5। तो आप चाहे तो यहाँ से पीके और पीकेबी निकालें। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन क्या होगी, NH4 यहाँ पर अमोनियम आयन और एसीटेट आयन, ये आपको क्लास में नोट्स में करवाया गया है। दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस NH4OH, राइट। तो यहाँ पे आपको पीएच भी निकाला गया है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे पीके निकालना चाहेंगे तो पीके क्या होगा, यहाँ पर 4.7, पीके भी आप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 4.7, 4.74, राइट। तो पीएच कितना होगा यहाँ पे, वीक एसिड प्लस वीक बेस कॉम्बिनेशन का हाफ PKW प्लस PKA माइनस ऑफ PKB। तो PK और PKB बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। PKW कितना होता है 14/2, तो ये कितना होगा pH7, राइट। आपको अगर टेम्परेचर गिवन नहीं होगा तो आप यहाँ पे KW का वैल्यू, PKW का वैल्यू 14 ही लेंगे। अगर गिवन है तो 25 डिग्री पे तो 14, और अगर जो कोई दूसरा टेम्परेचर है तो उस पे जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें, टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। गिवन है क्या, इस गिवन नहीं तो हम 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो इस सेकंड वाले का पीएच कितना आएगा, 7 आना चाहिए। ये हमने किसके लिए कैलकुलेशन किया है, बी के लिए। तो इसका पीएच कितना आना चाहिए, 7। तो ये ग्रेटर देन 7 है, ये भी ग्रेटर देन 7 है। ये पीएच क्या बता रहा है, लेस और इक्वल टू 7, तो यहाँ पे एस ऑप्शन इसमें मैच करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, PQS। थर्ड की बात करें, क्या है 0.1 मोलर K2SO4। K2SO4 क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन होता है, तो पीएच क्या होता है वहां पे 7, ठीक है। बट यहाँ पे इसमें इसका एक और पार्ट गिवन है, वो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये जो सल्फेट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा, वीक बेस। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो अब हम सॉल्यूशन का पीएच किसके अकॉर्डिंग, इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, राइट। तो कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। सल्फेट आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होना है, हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एल्यूमिनियम आयन का Al3+ का, यानी कौन सा हाइड्रोलिसिस, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, पी पार्ट मैच कर रहा है। क्या एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा क्या, सल्फेट का होगा क्या, दोनों तरफ से सल्फेट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इसकी वजह से पीएच 7 था, ये क्या है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी वजह से पीएच क्या होगा, लेस देन 7। तो लेस देन 7 तो केवल इसी में पार्ट में है, तो ये क्या होगा, पी एंड एस इसमें मैच कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो अमोनियम, यहाँ पे सोडियम आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होना है, किसका होना है, केवल एसीटेट आयन का। तो एसीटेट आयन यहाँ पर क्या है, एनायन है, तो ये किसका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, एसीटेट आयन का। तो इसमें क्यू पार्ट मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका पीएच क्या होगा, बेस है, तो पीएच क्या होगा इसका, ग्रेटर देन 7 ही होना है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। तो आर ऑप्शन भी इसमें मैच कर रहा होगा। अब इन्होंने इसमें दे रखा है पीएच 8.87, तो चेक करते हैं क्या इस सॉल्यूशन का पीएच 8.87 आ रहा है क्या। जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाते हैं तो यहाँ पे पीएच आप कैसे निकालते हैं, पीएच इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C, ठीक है। ये किसके लिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, हाफ PKW कितना है 14 प्लस PK कितना है 4.74 प्लस log C कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1, तो log 10⁻⁻1, राइट। 14/4 कितना होगा 18.74 - 1, तो कितना होगा 17.74/2, तो 8 2 16.8
8.87 के लगभग पीएच आ रहा है, तो ये भी इतना ही दे रखा है, यानी जो थर्ड फोर्थ सॉल्यूशन होगा उसका पीएच कितना होगा 8.87, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों फिजिकल में केवल इतने ही क्वेश्चन है, बाकी आगे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिस्कशन देखिएगा। राइट बच्चों पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं बच्चों, जिसमें पूछा है इनॉल फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, हम इनॉल बनाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों अल्फा कार्बन है, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा। बच्चों कुछ ऐसे मिला, तो आप बच्चों इसको देखिए, ये CH3 और ये OH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोजन एटम में चूंकि सेम है, जिसमें आपको इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों हम इसमें भी बात करें, तो अगर हम इसका अब ये अल्फा कार्बन पार्टिसिपेट करवाएं या ये अल्फा कार्बन पार्टिसिपेट कराएं, तो कहीं से भी अगर बच्चों इनॉल बनाते हैं, चूंकि डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग के अंदर होगा, डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती है। बच्चों इसके इनॉल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। अब बच्चों हम इसकी बात करें, बच्चों ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका जो टॉटोमर बना बच्चों वो हमें मिला कुछ ऐसा देखने को, H और ये डबल बॉन्ड। तो बच्चों देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH, और यहाँ पर बच्चों क्या है CH3 ग्रुप, और दूसरा जो एटम है वो है हाइड्रोजन। चूंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम या ग्रुप डिफरेंट है, तो बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बच्चों हम सेम तरीके से हम इसमें बात करें, इस कंपाउंड में बच्चों यहाँ पर भी यही कंडीशन बनती है। ठीक है, तो बच्चों ये फिनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड OH एंड H, बच्चों यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। सब के सब क्या है, एटम और ग्रुप डिफरेंट है, इसकी वजह से डी वाले ऑप्शन में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिन इनॉल में बनेगा वो है बच्चों C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि RS ऑफ ब्यूटाडाइन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करें, तो ये है ब्यूटाडाइन, और इसका अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हमें कुछ इस तरीके से मिला बच्चों, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो इसके अराउंड बच्चों हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं कुछ ऐसे, अगर हम देखें बच्चों। ठीक है, ये प्लस और माइनस इसका सिस है, और इसका अगर हम बच्चों ऐसे बनाएं, ये बच्चों क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है। तो ये बात सही है कि ब्यूटाडाइन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, तो ये बात सही है। तो इसमें देखिए pK का ऑर्डर है, तो अगर हम इस फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें, तो K बच्चों फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से, क्योंकि यहाँ पर इसका -I भी ज्यादा है और ऑर्थो पोजीशन पर भी है। ठीक है, तो K इसका ज्यादा है, तो बच्चों K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों pKa का जो ऑर्डर होगा वो सेकेंड का ज्यादा होगा। बच्चों ये भी सही है। नेक्स्ट बात करें अगर सिस साइक्लोडेकिन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, तो बच्चों साइक्लोडेकिन 10 मेंबर के अंदर डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। बच्चों क्या होता है कि 8 to 11 मेंबर रिंग, 8 to 11 मेंबर्ड रिंग, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अप टू 11 मेंबर रिंग बच्चों सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बात यही कह रहा है कि सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, और 12 एंड अबव बच्चों ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से। ठीक है, नेक्स्ट है RS ऑफ एन मिथाइल इथेनामाइड। तो बच्चों इथेनामाइड की बात करें तो CH3 CH2 CH3 CO NH और N मिथाइल है, बच्चों ये CH3 है, ये है बच्चों N मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, तो इसका RS कह रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए हम इसमें एक रेजोनेंस करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको मिला बच्चों CH3, ये बना O- और डबल बॉन्ड N H+ एंड CH3। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं। तो N
मिथाइल इथेनामाइड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर्स हैं बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 48 में सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको ई आइसोमर बताना है कि कौन सा है। तो बच्चों देखिए, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन है, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और कार्बन से एक हाइड्रोजन है। तो इसमें जो अटैचमेंट है बच्चों वो है FCH का, फ्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े हैं। और इसमें अगर देखें तो बच्चों ब्रोमीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अटैचमेंट है। बच्चों देखिए, अब इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ये सेकंड हो जाएगा। बच्चों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो वो क्या होगा ई, तो ये सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बच्चों बी की बात करें तो अगर हम बी में देखें तो बच्चों यहाँ पर देखिए कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और बच्चों ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, तो अनसैचुरेशन में ये आगे आ जाएगा बच्चों, ये हायर प्रायोरिटी का होगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बच्चों इसमें देखें तो आप इसमें अगर देखें तो बच्चों ये कार्बन और हाइड्रोजन, अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से बात करें तो बच्चों इसमें मिला हमें ब्रोमीन कार्बन और हाइड्रोजन। अगर हम बच्चों इसमें प्रायोरिटी की बात करें तो ब्रोमीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो चूंकि ब्रोमीन तो सेम हो गया, इसमें क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर मिला कार्बन, तो ये बच्चों इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये बच्चों क्या है जेड, हायर प्रायोरिटी के जब एटम या ग्रुप सेम साइड होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है बच्चों, जेड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अब बच्चों अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखिए क्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, नंबर 1 डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप सेकंड हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन यहाँ भी है बच्चों, कार्बन यहाँ पर भी है, क्योंकि कार्बन से इसमें क्या है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बच्चों इसकी अगर प्रायोरिटी देखें तो इसमें कार्बन से कार्बन HH की अटैचमेंट है और इसमें अगर देखें तो बच्चों CCH की अटैचमेंट है, क्योंकि ये कार्बन उससे जुड़े हुए कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बच्चों। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर ये 1 और 1 सेम साइड, ये क्या हो गया बच्चों कॉन्फ़िगरेशन में मिला जेड। हमें ई बताना है। अब बच्चों हम लास्ट है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम अगर एटॉमिक नंबर सेम है बच्चों तो हम CIP रूल में मास नंबर को देखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बच्चों इसकी बात करते हैं तो अगर आप इसमें देखें तो ये क्या है CH और CS3 और CS3, तो इसका जो अटैचमेंट है पहला अटैचमेंट देखिए बच्चों क्या मिला CCH, तो CCH है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे तो कार्बन से जुड़े हुए क्या है 3 हाइड्रोजन है, वो है HHH। अब बच्चों इस ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप है आपका डबल बॉन्ड वाला CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को हम कुछ ऐसे कंसीडर करते हैं कि CH इसका इक्विवेलेंट हम सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, तो एक कार्बन इससे जुड़ा देते हैं, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ होता है। तो पहली प्रायोरिटी देखिए वो क्या मिला आपको बच्चों CCH। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी अगर देखें तो इस कार्बन से जुड़े हुए क्या है बच्चों CHH है का अटैचमेंट हमें मिला। अब बच्चों अगर आप बात करें तो पहला प्रायोरिटी तो सेम हो गया, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मिला कार्बन, तो ये ग्रुप क्या है हायर प्रायोरिटी का है। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो अपोजिट साइड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या है E। तो हमने पूछा था E कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो E है आपका A एंड D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 जिसमें कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो अगर हम बच्चों इस काइल सेंटर ग्राउंड चेक करें, ये आपको मिला नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। फिर बच्चों ये कार्बन से ऑक्सीजन है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, तो अगर हम बच्चों 1 2 3 का डायरेक्शन देखें, ये डायरेक्शन है बच्चों आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब चूंकि फोर्थ ग्रुप बिलो प्लेन है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन जो कि है छिपा हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से हमें मिलता है S कॉन्फ़िगरेशन जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो बिलो प्लेन हो। ठीक है बच्चों, अब इस सेंटर की बात करते हैं। बच्चों अगर हम इस सेंटर को देखें इस तरीके से बच्चों देखिए यहाँ ब्रोमीन और ये है CH3, और फोर्थ ग्रुप जो कि हाइड्रोजन है उसको भी हमने लिखा है यहाँ पर इस तरीके से H। ठीक है, तो नंबरिंग अगर करें तो ये नंबर 1 पाएगा,
क्योंकि बच्चों इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, ब्रोमीन है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखें बच्चों ये इथाइल ग्रुप और मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल में इथाइल ग्रुप आगे होता है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3, और हाइड्रोजन मिला बच्चों आपको नंबर 4। ठीक है, तो वेज डैश में बच्चों फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम इसको मूव कराते हैं कुछ ऐसे देखें, ठीक है, तो फोर्थ को बिलो प्लेन लाना है, मतलब फोर्थ यहाँ आ गया, तो बच्चों ये थर्ड घूम करके यहाँ आ जाएगा। और बच्चों अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट को फिक्स कर दिया और सेकंड यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम रोटेशन देखें बच्चों 1, 2 और 3 का, तो 1, 2, 3 का रोटेशन बच्चों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इसके दोनों ही कायल सेंटर क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन के हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बोथ कायल सेंटर इज ऑफ एस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सही है। कह रहा है कि बोथ कायल सेंटर इज ऑफ आर कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट। वन इज आर अनदर इज एस। और मॉलिक्यूल में बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप दोनों ही अलग अलग है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं है। तो सही आंसर्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं बच्चों, वो है बी, सी एंड डी। तो देखते हैं, जिससे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव 3 ऑक्साइम्स ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिलेमीन। बच्चों देखें, अगर हम इसमें बात करें बच्चों, ये फॉर्मेल्डिहाइड है CH2 डबल बॉन्ड O, और इसमें अगर हम ऑक्साइम मिलाते हैं बच्चों H2NOH, बच्चों ये H2O रिमूव करता है और हमें मिलता है CH2 डबल बॉन्ड NOH। तो बच्चों इसका तो ऑक्साइम एक ही होगा, क्योंकि इसमें कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, तो ये तो अकेला रहेगा। अब बच्चों इसकी बात करें, बेंजल्डिहाइड की बात करें, इसमें साथ में दूसरा जो पेयर है वो है बेंजल्डिहाइड, तो CH डबल बॉन्ड O। अगर बच्चों इसमें देखें तो इसमें भी अगर हम हाइड्रोक्सिलेमीन मिलाते हैं तो हमें H2O को निकालने के बाद मिलेगा बच्चों CH डबल बॉन्ड NOH। तो जो देखिए इसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसमें बच्चों हम सिन और एंटी बना सकते हैं, तो इसका सिन और एंटी बनेगा, तो इसके बच्चों मिल जाएंगे आपको 2 ऑक्साइम्स। तो ये अकेला रहेगा, इसके 2 टोटल मिले आपको कितने, 3। तो 3 ऑक्साइम्स बन जाएंगे बच्चों इसमें, तो ये आपको 3 ऑक्साइम्स देगा। अब बच्चों अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी में देखिए बच्चों, बी में क्या है, CH3 और डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें हमने हाइड्रोक्सिलेमीन मिला दिया, तो ये पानी गया, तो यहां से मिला बच्चों आपको CH3 CH और डबल बॉन्ड NOH। बच्चों देखिए एसिटल्डिहाइड अगर हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्ट करता है तो जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना है इसके अराउंड हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो कि इसका सिन और एंटी फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 मिलेंगे। और बच्चों इसका जो दूसरा कंपाउंड है, इसमें जो दूसरा कंपाउंड है वो कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड O। तो इसमें देखिए अगर हम इसमें हाइड्रोक्सिलेमीन मिलाया तो H2O को हटाने के बाद आपको मिलेगा कुछ ऐसा बच्चों। तो इसमें भी बच्चों 2 ऑक्साइड मिलेंगे देखने को, क्योंकि देखिए इसके साथ कनेक्टिविटी यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2, फिर रिंग आ गया, यहाँ पर CH2 डिफरेंट होने की वजह से इसका भी हम सिन और एंटी बना सकते हैं। तो 2, तो इसमें अगर देखें तो टोटल 4 मिले आपको, 4 ऑक्साइड्स मिले। ठीक है, तो हमें वो बनाने हैं कि 3 ऑक्साइड्स जहां बनते हो, तो 3 ऑक्साइड मिले बच्चों आपको ए में। अगर हम बच्चों इसमें सी में बात करें, ठीक है, अगर आप सी की बात करते हैं तो सी में भी देख सकते हैं PH CH डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH। आप H2O हटाइए और हमें मिला बच्चों PH CH डबल बॉन्ड NOH। बच्चों इसमें भी सिन और एंटी बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है, बेंजल्डिहाइड है, ये भी बेंजल्डिहाइड है बच्चों, तो इसका सिन और एंटी बनेगा। दूसरा है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन में भी अगर हम हाइड्रोक्सिलेमीन मिलाएं बच्चों, देखिए H2 हो गया, तो डबल बॉन्ड NOH।
तो बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिंग की कनेक्टिविटी बिल्कुल क्या है, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें जीआई नहीं बनेगा, इसका एक ही ऑक्साइम होगा। बच्चों 2 और 1 इसमें अगर देखें तो इसमें भी मिले हमें बच्चों 3 ऑक्साइम। तो 3 ऑक्साइम बच्चों हमें मिल गए इस सी वाले में और ए वाले में। अगर बच्चों हम डी वाले ऑप्शन की बात करें तो डी वाले को देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों डी ऑप्शन में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OPH प्लस H2NOH। देखिए बच्चों आपको क्या मिला, CH3PH C डबल बॉन्ड NOH। बच्चों ये ऑक्साइम में जीआई बनेगा, और जहां जीआई होगा तो उसके सिन और एंटी 2 ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। बच्चों इसी तरीके से इसको देखिए, CH डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH। आपने H2O हटाया और हमें मिला बच्चों CH डबल बॉन्ड NOH। कुछ इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 ऑक्साइम्स बनेंगे, इसमें भी सीन और एंटी का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल मिले कितने बच्चों आपको, 4 ऑक्साइम्स। हमें पूछा था कि 3 ऑक्साइम्स कहाँ मिलेंगे, तो 3 मिला बच्चों आपको ए एंड सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन 2 का, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें कॉलम मैचिंग है बच्चों, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो बच्चों अगर हम देखें, हमें मैचिंग करना है, जैसे ये ए है, ए में हम सभी देखेंगे PQRST में से क्या मैच करता है, इसी तरीके से बी में चेक करेंगे PQRST से क्या मैच करता है, सी और डी में भी इसी तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, तो कॉलम मैचिंग में देखते हैं, जैसे इसमें देखिए कायरल एटम इज प्रेजेंट। तो बच्चों ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और अगर हम देखें इसमें ये कार्बन कायरल है, क्योंकि एक CH3 है, एक क्लोरीन है, और एक ये ग्रुप लगा हुआ है बड़ा सा, चौथा ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन। तो बच्चों इसमें P क्या है, सही है, कायरल एटम प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल इज कायरल, कायरल एटम होगा तो मॉलिक्यूल कायरल होगा बच्चों, Q भी सही है। अब देखिए PS, चूंकि कार्बन टेट्राहेड्रल है तो इसमें ना PS है ना तो COS है। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड यहाँ पर CH3 ब्रोमीन और H और ये ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट अरेंजमेंट दिखता है। तो बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों, इसमें कायरल एटम इज प्रेजेंट। तो बच्चों एटम इसमें कायरल नहीं है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। मॉलिक्यूल जरूर कायरल है बच्चों। ठीक है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड बाइफिनाइल्स, एल्किलिडीन, साइक्लोएल्किलिडीन वगैरह ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें बच्चों कायरल कार्बन नहीं होता है, फिर भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होने की वजह से उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बच्चों सही है। तो प्लेन और सेंटर की ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, अगर प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, उनमें से कुछ भी होगा तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इसमें कोई बात नहीं है बच्चों। इनका दोनों का प्लेन क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों रिंग इस तरीके से रहती हैं, तो प्लेन डिफरेंट होने की वजह से जीआई नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है प्लेन, सेम प्लेन पर एटम या ग्रुप हों। ठीक है, अगर बच्चों हम इसमें बात करें सी में, तो अगर हम सी की बात करें बच्चों, देखिए कायरल एटम है, ये देखिए एटम कायरल है, तो कायरल कार्बन तो है, इसमें P सही है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों क्या है, अगर आप देखेंगे इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है बच्चों इसमें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है R। ठीक है, और सेंटर की कोई बात नहीं है बच्चों, इसमें सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसके सेंटर्स देखते हैं तो यहाँ पर CH3 मिला, इसके अपोजिट साइड ऐसा कोई CH3 है नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों इसमें क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल कैन शो जीआई, तो बच्चों ये सिस फॉर्म है तो हम इसका ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। बच्चों अब इसमें देखिए कायरल एटम नहीं है, क्योंकि आप इस कार्बन की बात करें तो इसमें क्लोरीन, फिर अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, फिर ये कॉमन पॉइंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो इसमें बच्चों कायरल एटम नहीं है। तो कायरल एटम नहीं है तो मॉलिक्यूल में कायरलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री कह रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। हाँ बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसको इस तरीके से कट करें तो ये दोनों ही क्लोरीन बच्चों क्या है, अबव प्लेन है, अपनी इमेज बनाएंगे, इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों इसमें एब्सेंट है, क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में आप बच्चों यहाँ देखेंगे तो ये क्लोरीन अबव प्लेन, ये अबव प्लेन, एक अबव दूसरा अपोजिट साइड वाला बिलो दिखना चाहिए। हाँ मॉलिक्यूल कैन शो जीआई, हाँ बिल्कुल मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें है बच्चों आर एंड टी।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग अभी तक CT2 एडवांस देख रहे थे पेपर, और CT2 एडवांस में हमने अभी तक फिजिकल और ऑर्गेनिक को देखा पेपर 1 और पेपर 2 में, है ना। और पेपर 2 का देख रहे हैं, और पेपर 2 में अब हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे और देखेंगे इनऑर्गेनिक की कैसे क्वेश्चन आए थे। कोऑर्डिनेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उसके हिसाब से हम इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। क्या है हमारे पास? ये CT2 एडवांस है ना, CT2 एडवांस्ड पेपर 2 है ना। क्या है ये? पेपर 2, ठीक है। CT2 एडवांस पेपर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है ना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया? पूछा गया कि आप में से आपके जो दिया गया विच आर द फॉलोइंग इज और आर द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विच फॉलो EN रूल। कौन से ऐसे हैं जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और फॉलो EN रूल करते हैं, ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स प्लस EAN रूल, ये दोनों चीज होनी चाहिए, है ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और EN रूल दोनों चीजें होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कैसे सुन लेते हैं, है ना। पहला आपके पास A CR CN 6 4 माइनस, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर CR की बात करो तो CR पे चार्ज है 2+, ठीक है ना। CR पे चार्ज कितना है? 2+। अगर CR पे चार्ज 2+ है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? D4, है ना। D4 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो क्योंकि आपने Cl लगा रखा है तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी और पेयरिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिल्कुल क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हाई स्पिन क्या होता? हाई स्पिन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता है ना। लो स्पिन बनेगा। चलिए ठीक है, लो स्पिन बना। अच्छा, CR में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 24 होते थे CR में। CR2+ में कितने होंगे बेटा? 22 CR में। CN कितने डोनेट करेगा? हर लिगेंड कितने डोनेट करेगा? 2। तो 6 लिगेंड तो कितने डोनेट होंगे? 12। तो 12 डोनेशन होंगी, है ना। तो 12 डोनेशन होंगी, 12 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होंगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? 34। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 34। तो ये EN रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो एक चीज तो फॉलो कर रहा है लेकिन EN रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि EN रूल के लिए कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए था, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बी देखें। ऑप्शन बी देखें। ऑप्शन बी में क्या है आपके पास? CrCO 6, ठीक है। अच्छा, CR क्या होगा इसमें? न्यूट्रल। तो CR इज न्यूट्रल। CR कितना हो जाएगा? D6 D4 S2, है ना। 3D4 4S2, ठीक है। अच्छा, जब इसमें होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो क्या हो जाएगा? 3D4 4S2, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारी पेयरिंग हो जाएगी। तो D में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स D में आ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा? कुछ इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, कुछ इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, है ना। ये हो गया। अच्छा, CR में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, CO में कितने हैं? एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 CO 12 करेंगे। तो यहां पर 12 ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा? 36। कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। तो ये EN रूल फॉलो कर रहा है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपके पास C में आपके पास क्या है? PtCl6 2-, PtCl6 2-, ठीक है। चलिए बात देखें, PT में कितना होगा बेटा? अगर आप PT में देखें तो PT में आपके पास इलेक्ट्रॉन, आप PT में देखो चार्ज देखना पहले, तो PT में +4 चार्ज है ना। PT में कितना चार्ज है? +4, है ना। अगर +4 चार्ज है, क्योंकि देखो, है ना, तो PT में चार्ज कितना है? +4 है। अब अगर PT में +4 चार्ज है, PT में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अगर ध्यान देखोगे तो PT में 78 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। +4 की वजह से उसमें जाएंगे 74, है ना। PT में कितने होते हैं? 78 होते हैं, लेकिन +4 की वजह से कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 72। अच्छा, ये ना आपका थर्ड और फोर्थ, देखो हमने एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि थर्ड पीरियड वाले में लो स्पिन और हाई स्पिन की बात होती है
है ना। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वाले हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वाले में लो स्पिन और हाई स्पिन की बात होती नहीं, उसमें हमेशा कौन सा बनता है, लो स्पिन बनता है, उसमें हमेशा कौन सा बनता है, लो स्पिन। तो यहां पर भी क्योंकि ये फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वाले जो भी हैं, जितने भी डी और एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या बनाएंगे, वो लो स्पिन ही बनाते हैं, वो कभी भी हाई स्पिन नहीं बनाते। उनकी स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो हमेशा क्या बनाएंगे, लो स्पिन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड यू आर यूजिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड यू आर यूजिंग, ठीक है। तो वो तो लो स्पिन ही बनेगा, तो ये तो कंफर्म लो स्पिन। अच्छा 74 और क्या हो जाएगा प्लस 12 इक्वल्स टू 86। अब 86 क्या है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगेन ये रूल फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल ये आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल ये आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखना कि थर्ड पीरियड 3D में ही लो स्पिन और हाई स्पिन की बात होती है, 4D और 5D में लो स्पिन और हाई स्पिन की बात नहीं होती, ठीक है। चलिए डी की बात करें, डी हमारे पास क्या था, ये फॉलो करेगा। डी हमारे पास है CuNH3 होल थ्राइस CO प्लस। और जब मैं इसको देखता हूं तो इसमें कितने हैं, D10 प्लस है, क्योंकि प्लस है तो D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब याद रखो D10 के लिए लो स्पिन और हाई स्पिन की बात होती ही नहीं, वो हमेशा नॉर्मल रहता है। देखो सिंपल सी चीज है, D10 अगर तुम देखोगे तो D10 कैसे बनेगा, ठीक है, D10 अगर तुम देखो तो D10 कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, देखते जाओ, ठीक है। तो D10 कैसे बनेगा, इस तरह से नीचे भी फिलिंग, सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, है ना, तो कंप्लीट फील्ड है। इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन की बात क्या करोगे, ये तो जैसा है वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन की बात नहीं हो सकती। तो D10 में लो स्पिन और हाई स्पिन की बात नहीं हो सकती, सिर्फ लो स्पिन और हाई स्पिन किसमें हो सकती है, बी और सी में। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या हो गया, ए और डी हट जाएगा, बी और सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज बताना है, ठीक है। देखो क्या क्या ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपके पास ए Ni ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Zn, ठीक है, साइज, ठीक है। नेक्स्ट बी पे आ जाओ, Ag इज लेस देन Cu इज लेस देन Au, साइज, ठीक है। सी पे आ जाओ, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर इज ग्रेटर देन Fe, इस पे आ जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। और डी पे आ जाओ, बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, इस पे आ जाओ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि क्या होगा। देखो सिंपल सी चीज है, साइज, इसके रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा है कि साइज कैसे इंक्रीज करता है। हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था हमने ऐसे कहता है साइज डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है ना। तो कॉपर और जिंक का जो साइज है वो निकल से क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है नहीं, यहाँ पर तो निकल कर दिखा रहा तो ये गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट बता रखा है, इनकरेक्ट बताना है हमें, तो बिल्कुल ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ बी पे, सिल्वर कॉपर गोल्ड। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, यह है 3D 4D एंड 5D। 3D से 4D 3D से बड़ा तो होता है, लेकिन 4D और 5D में क्या होता है, सेम होता है, सेम साइज होता है। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों का सेम साइज होना चाहिए, तो ये भी गलत रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ओ सल्फर सेलेनियम, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सेलेनियम से भी कम होती है, लेकिन इसने ऑक्सीजन को सबसे आगे रखा, तो ये भी गलत है, ठीक है। और बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है तो गैलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो वो आगे आता है, एल्यूमिनियम पीछे जाता है, तो ये भी गलत, ठीक है। तो तुम्हारे सारे के सारे गलत है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। क्यों, क्योंकि तुम्हें इनकरेक्ट ढूंढना था, तुम्हें क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में पूछा गया है, ऑल बॉन्ड्स डू नॉट हैव, ऑल बॉन्ड्स डू नॉट हैव सेम बॉन्ड लेंथ, same bond length in which of the following, in which of the
following SF4 CF4 CO3 minus ClF। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन से में बॉन्ड लेंथ सारी सेम नहीं है ना, सारी बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, ऑल बॉन्ड लेंथ्स डू नॉट हैव सेम बॉन्ड लेंथ, कौन से में ऐसा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे फटाफट उससे हमें पता चल जाएगा, है ना। देखो हमारे पास क्या SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, SF4 इज sp3d। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा कुछ इस तरह से, ये स्ट्रक्चर होगा। अब देखो यहां पर एक्सियल भी है और इक्वेटोरियल भी है, दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर सारी बॉन्ड लेंथ कभी भी सेम नहीं हो सकती, तो ये आपका आंसर बिल्कुल है क्योंकि आपने नॉट सेम बोला है ना। नेक्स्ट XCF4 की बात करेंगे तो क्या होगा, XCF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहां पर सारी बॉन्ड लेंथ होंगी सेम, लेकिन डू नॉट सेम निकाला तो ये आंसर नहीं हो सकता। HCO3 माइनस निकालो, क्या यहां पर सारी बॉन्ड लेंथ सेम हो सकती है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर सेम नहीं हो सकती। ये रेजोनेंस में जरूर जा सकता है, इसको मैं रेजोनेंस में जरूर डाल सकता हूं ऐसे, ठीक है, लेकिन बाकी बॉन्ड लेंथ तो अलग अलग है ना, तो ये बिल्कुल है कि डू नॉट हैव द सेम बॉन्ड लेंथ, है ना। और नेक्स्ट है आपका ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अगेन अगेन sp3d, अगेन एक्सियल इक्वेटोरियल है, तो ये भी अलग होगा। तो कौन कौन सा अलग है, SF4 अलग है, HCO3 माइनस अलग है, ClF3 अलग है, और ये क्या है, इसमें सारे बॉन्ड लेंथ्स क्या है, सेम है, क्योंकि हमें डिफरेंट निकालना था, तो हमारा ACD आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको खास बात बताऊं कि ये जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, ये मेरे पास जो पेपर है वो है, जरूरी नहीं यही पेपर आपके पास हो सकता है जो एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आया, पेपर आया हो, उसमें ना आगे पीछे क्वेश्चन हो रहे, क्योंकि रैंडम हम क्वेश्चंस देते हैं, हमारा प्रोग्रामिंग ऐसी है, हमारे जो सिस्टम है जिससे हमारा एग्जामिनेशन होता है उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पे ध्यान देना, आप ये मत देखना कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपने क्या मार्क करा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या मार्क किया है, क्वेश्चन नंबर 43 का क्या मार्क किया है। क्यों, क्योंकि जो पेपर आपको मिला है ना उसमें रैंडमाइज हो सकता है, बिल्कुल, है ना, तो हो सकता है वहां पर कोई और क्वेश्चन मिला हो, तो वो रैंडम हो सकता है, उस पर ध्यान ना देके क्वेश्चन पे ध्यान दो और क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are incorrect। ठीक है, पूछा जाए कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ए, सल्फेट इज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सेकेंड बी, पूरा थ्योरेटिकल है, तो आराम से हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑलवेज आयनाइजेस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, सी, ब्लीचिंग पाउडर इज अ डबल सॉल्ट। एंड डी, CrH2O whole 6 2+ 3+ is a more stable complex than CrC2O4 3 माइनस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही होगा।
सल्फेट इज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑलवेज आयनाइजेस इन एक्वस मीडियम, ये इसकी बात करते हैं, इसकी थोड़ा ध्यान से बात करिए। देखो अगर मैं कॉम्प्लेक्स लूं CrNH3O6Cl3, ठीक है, जब मैं इसको एक्वस मीडियम में डालूंगा तो ये तो आयनाइज करेगा, बिल्कुल करेगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या है इसकी? प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी वो चीज है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो आपका कैटायन है उसके पॉजिटिव चार्ज को जो सेटिस्फाई करती है, या एनायन जो सेटिस्फाई करता है, वो क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि NH3 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, ठीक है, तो इसकी जितने ये लगे होंगे वो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी, वो सारे के सारे आयनाइज हो सकती है। लेकिन अगर यही प्राइमरी वैलेंसी अंदर लगी हो तो क्या ये आयनाइज होगी? क्या ये आयनाइज होगी? क्या ये आयनाइज होगी? नहीं, अंदर वाली आयनाइज नहीं हो सकती। तो जो प्राइमरी वैलेंसी का जो थ्योरम था ना, जो वर्नर ने दिया था, वो बहुत ही वेग थ्योरम था, क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक कंपाउंड और एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो कंपाउंड्स थे उनके बारे में दिया था, Cl बाहर बाहर अंदर बाहर लगा के, है ना, उसने उनके बारे में बात की थी। इसमें फॉर एग्जांपल ये, इसमें देखो आप कौन सेटिस्फाई कर रहा है? Cl3। अब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या ये आयनाइज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट क्या होता है? गलत स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनाइज नहीं होगी, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनाइज नहीं होगी। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर डबल सॉल्ट? नहीं, मिक्स सॉल्ट होती है। क्या होती है? मिक्स सॉल्ट। इट इज नॉट अ डबल सॉल्ट, है ना, इट इज अ मिक्स सॉल्ट, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है स्टेटमेंट, है ना। और नेक्स्ट, Cr इज मोर स्टेबल? नहीं, ये चिलेटिंग लिगेंड है। ये क्या है? चिलेटिंग लिगेंड। तो क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी गलत हो जाता है। तीनों गलत है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो हमारा आंसर क्या होंगे? बी, सी और डी, दीज विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये तीनों ही इनकरेक्ट आंसर्स हैं और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढने थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में आ गया करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट इज बोराजीन has higher intermolecular forces of attraction, has higher intermolecular forces of attraction as compared to benzene, as compared to benzene, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, समझ जाओ, ठीक है। बी क्या है? OO bond length in O2AS F4 is shorter than KO2, ठीक है। नेक्स्ट, सी क्या है? द बॉन्ड एंगल order of SSX is OSF2 is less than OSCl2 is less than OSBr, ठीक है। और डी, bond angle order H2O is greater than OF2 is greater than OCl2, ठीक है। ये आपसे पूछा, करेक्ट बताना है, वो करेक्ट बताना है, ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखिए, बोराजीन हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन बेंजीन, है ना, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। बोराजीन में हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसमें नाइट्रोजन बोरॉन है, इसमें कार्बन है, तो उसमें क्योंकि चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है ना, तो उस वजह से क्या हो जाता है? बोराजीन में हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। व्हाट इज बोराजीन? दिस इज बोराजीन। दिस इज बोराजीन। हाइड्रोजन लगा होगा और यहां से इसने लोन पे डोनेट कर रखा हो, यहां से इसने लोन पे डोनेट कर रखा हो, यहां से इसने लोन पे,
ठीक है, दिस इज बोराजीन। इसमें चार्ज होता है, थोड़ा पार्शियल चार्ज होता है, तो इस वजह से इसमें हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। करेक्ट निकालना है तो करेक्ट है। नेक्स्ट, ओ बॉन्ड लेंथ इज इतना इज शॉर्टर, इसमें शॉर्टर है उसमें लॉन्गर है। ऐसा क्यों है? इसमें शॉर्टर है और इसमें क्या है, लॉन्गर है। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है वो है O2 2+ और इसमें क्या है O2-। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 17। जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है मतलब 14 की तरफ होगा तो वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 1.5 है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। अब बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सी द बॉन्ड एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल बताना है किसका ज्यादा होगा। देखो साइज जिसका बड़ा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। देखो BR ये स्ट्रक्चर होगा। अब क्योंकि BR है तो साइज उसका बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो C वाला एंगल ज्यादा होगा। और ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl है, आपके पास Cl है तो Cl का साइज बड़ा होता है और वो उसको बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें कम दिखा रखा है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 44 में क्या होगा, A, B एंड C विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपके पास मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन 53 में क्या बोला गया, ACOF6 3-। ठीक है, B CO C2O4 whole thrice 3-, C NiCO4 and D RHCl PPS3। ठीक है, ये आपके पास। और आपसे पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन क्या होंगे। पहला P, hybridization involves hybridization involving penultimate shell, penultimate d orbital। पहला ये है आपके पास। PQ पैरामैग्नेटिक, R chelating, ठीक है। S, one of the d orbital used in hybridization is, d orbital कौन सा यूज होगा, d orbital used in hybridization is dx2 y2। एक के कौन सा यूज कर रहे हैं, और T है आपके पास डायमैग्नेटिक। आपको ये बताना है कौन सा होगा, है ना, कौन कौन सा होगा। अब देखो पेनल्टीमेट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आप यूज कर रहे हो, या आपके पास D1 D2 D3 है। अगर आपके पास D1 D2 D3 है तो वो इनसाइड वाला ही यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या यूज करता है, वो DsP2 बनता है, और DsP2 मतलब 3D होगा, या F4 होगा, या 4 होगा। ठीक है, तो इनसाइड वाला यूज करता है। तो आपको क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आप यूज करोगे। अच्छा, अब इसमें देखो CO, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेनल्टीमेट शेल यूज ही नहीं कर सकता, है ना। ये पेनल्टीमेट शेल यूज ही नहीं कर सकता, तो पेनल्टीमेट शेल यूज नहीं कर सकता। दूसरा आपका CO है तो CO क्या होगा, D6, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग भी नहीं कर सकता, व्हिच मींस अनपेयर्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच मींस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो A का क्या हो जाता है, A का पहला हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसके पास क्या चिलेटिंग हो सकता है, नहीं, फ्लोरीन इज नॉट अ चिलेटिंग लिगेंड, नहीं, गलत, सही, ठीक है। नेक्स्ट S, क्या इसमें dx2 y2 यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में ये बनता है ना बेटा, ऐसा बनता है। ऑक्टाहेड्रल में dx2 y2 यूज करते ही करते हैं हम, dz2 भी यूज करते हैं, dx2 y2 भी यूज करते हैं, तो बिल्कुल ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो S हो जाएगा। क्या ये डायमैग्नेटिक है, नहीं, बिल्कुल डायमैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक हम पहले ही घोषित कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट ये वाले पे आ जाओ। अच्छा, C2O4 3, हाँ जी, क्या होगा। अब देखो CO पे आपके पास +3 चार्ज है, और जब CO पे +3 चार्ज आता है तो फ्लोरीन के राइट हैंड साइड पे या फ्लोरीन से ऊपर की तरफ जितने भी लिगेंड्स होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। फ्लोरीन से ऊपर पे कौन आता है, C2O4, तो फ्लोरीन ये C2O4 कैसे बिहेव करेगा, अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा, क्योंकि इस पे D6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
क्योंकि इस पे d6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, पेयरिंग। अब ये पेयरिंग करवा देगा क्योंकि d6 है तो d6 कैसे हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, और पेयर हो जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे बेटा, कुछ इस तरह से, सारे पेयर हो गए। सारे पेयर हो गए तो आपके पास इनर वाला, देखो इनर वाला डी खाली है, इनर वाला डी खाली है तो ये पेनल्टी मेट यूज करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला पी तो होगा ही होगा, पेनल्टी मेट अंदर वाला D2sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 जरूर बनाएगा, है ना। चलिए अच्छा, पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। क्या चिलेटिक है, बिल्कुल चिलेटिक है तो R होगा, ठीक है। क्या dx2y2 यूज होगा, बिल्कुल dx2y2 यूज होगा क्योंकि D2sp3 बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या डायमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल डायमैग्नेटिक है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट NiCO4 की बात करें। NiCO4 में क्या है, NiCO4 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D10, ठीक है। और D10 को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये कंप्लीटली फिल्ड, ये भी कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। यहां पर ये कंप्लीटली फिल्ड और ये भी कंप्लीटली फिल्ड, तो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है तो इनर वाला तो यूज होगा नहीं, ये आउटर वाला ही डी यूज होगा, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चिलेटिंग, चिलेटिंग बिल्कुल नहीं है। dx2y2 बेटा ये ना, ये बन रहा है CO, ध्यान से देखो, और CO के साथ क्योंकि आंसर इनसाइड वाला है तो ये बनाता है sp3, और sp3 बनाता है तो sp3 बनाने की वजह से क्या होगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, व्हिच मींस क्या क्या यूज करेंगे हम, s px py pz ये यूज करेंगे, तो d की बात आई नहीं तो d भी यूज नहीं होगा। क्या ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, d, इसका आंसर क्या हो जाएगा, d, ठीक है। लास्ट आपके पास है RHCl अब इसके बारे में बात करनी है हमें, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में बात करेंगे तो क्या है, अच्छा आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा, तो इनसाइड वाला डी, यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, यहां पर आप यूज कर सकते हो इनसाइड वाला डी, और इनसाइड वाला डी यूज करोगे तो क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन इनसाइड वाला, क्योंकि ये क्या बना रहा होगा, ये बना रहा होगा आपका स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में क्या हो जाती है, पेयरिंग। अगर ध्यान से देखो यहां पर ज्यादा PPS3 है तो इनसाइड हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, जब पेयरिंग हो जाएगी तो स्क्वायर प्लेनर इनसाइड वाला डी जरूर यूज करेगा। नेक्स्ट क्यों, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। चिलेटिंग, चिलेटिंग, चिलेटिंग नहीं है, चिलेटिंग नहीं है यहां पर, ठीक है। अच्छा dx2y2, अब स्क्वायर प्लेनर बना तो स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है, या तो dsp2 से बनता है ना, और अगर dsp2 से स्क्वायर प्लेनर बन रहा है तो ये जो d है सारे के सारे प्लेन में होने चाहिए, तो s है, px है, py है, और ये जो d है ये भी प्लेन में होना चाहिए, तो क्या होगा, dx2 y2, ये सब एक साथ एक प्लेन में आएंगे। अगर मैंने dz2 यूज किया तो आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल प्लेन क्या है, xy प्लेन। अगर मैंने pz यूज किया तो अगेन टेट्राहेड्रल बन जाएगा, मेरे को स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो आंसर क्या होगा, dsp2, और ये जो d होगा वो dx2 y2 होगा, तो s सही है इसका, ठीक है। तो p सही है, s सही है। अच्छा डायमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक नहीं है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बस बेटा आज के मतलब CT2 में इतना ही था, ओशन इनऑर्गेनिक के। होपफुली आपका पेपर अच्छा होगा और आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपके नंबर अच्छे आते रहें और आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।